Welcome friends, I am Manish Shukla. Today we will discuss about ICT. Friends, this is the lecture 5 and in this lecture we will discuss about compression and decompression, types of data compression, compression utility, defragmenting hard drive, disk cleanup and disk management. तो चलिए देखते हैं कि करके सबको. First of all is compression and decompression. The process of reducing data by applying a compression technique is called compression. यानी the process of reducing data यानी डेटा को एक ऐसा प्रोसेस जो डेटा को कम कर देता है by applying a compression technique. यानी compression एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम लोग डेटा की साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, दैट मीन्स कम कर सकते हैं. फ्रेंड, जैसे कि हम लोग जब भी कोई फाइल वगैरह बनाते हैं तो फाइल की साइज दरअसल बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम फाइल की साइज़ को कम करना चाह रहे हैं. तो फाइल की साइज़ को अगर कम करना है तो हम लोग कंप्रेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं. फाइल को हम लोग कंप्रेस कर देते हैं और जब कंप्रेस कर देते हैं तो जो भी फाइल होगी उसकी साइज़ रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है. जैसे कि सपोज 50 MB की फ़ाइल है, अगर हमने उसको कंप्रेस किया तो लगभग ये 32-33 MB आ जाता है. तो 32 MB आ गई तो यहाँ पे फाइल की साइज़ क्या हो गई, रिड्यूस हो गई है ना, कम हो गई. इसका यूज़ हम लोग आसानी से कर सकते हैं. अब ये कंप्रेशन बेसिकली होता क्या है, दरअसल जनरली हम लोग जब भी कोई फाइल वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रेंड्स, तो उस फाइल में को बनाते समय हम लोग कई सारे स्पेसेस पास करते हैं. तो ये जो कंप्रेशन टेक्निक है ये स्पेसेस वगैरह को रिमूव कर देता है और जो भी अलग से पार्ट होते हैं, टेम्परेरी पार्ट्स होते हैं जिसका यूज़ ना के बराबर होता है, तो ये उनको हटा देता है, रिमूव कर देता है, यानी स्पेसेस वगैरह को रिमूव कर देता है. ठीक है, इस प्रकार कंप्रेशन टेक्निक यूज़ की जाती है. तो इसलिए कहा जाता है द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डेटा बाय अप्लाइंग अ कंप्रेशन टेक्निक इज कॉल्ड कंप्रेशन. यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू डेटा की साइज़ को रिड्यूस किया जाता है, फाइल को कंप्रेस किया जाता है, उसी को कंप्रेशन कहा जाता है. तो द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डेटा बाय अप्लाइंग अ कंप्रेशन टेक्निक एंड द रिजल्टिंग डेटा इज कॉल्ड कंप्रेस डेटा. यानी डेटा जब कंप्रेस हो गया, यानी फाइल जब कंप्रेस हो चुकी है, यानी फाइल की साइज़ कम हो चुकी है, तो जो डेटा आता है, जो फाइल बन करके आती है, उसे कंप्रेस डेटा कहा जाता है. ठीक है, इसी प्रकार द रिवर्स प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग द ओरिजिनल डेटा फ्रॉम कंप्रेस डेटा. यानी अगर हमें कंप्रेस डेटा से ओरिजिनल फाइल बनानी है अगेन, तो जब हम लोग कंप्रेस डेटा से ओरिजिनल फाइल को बनाते हैं तो इस प्रोसेस को डीकंप्रेशन कहा जाता है. तो इसीलिए कहा जाता है द रिवर्स प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग द ओरिजिनल डेटा. यानी ओरिजिनल डेटा को फिर से रिप्रोड्यूस किया जा रहा है फ्रॉम कंप्रेस डेटा से, यानी कंप्रेस डेटा से ओरिजिनल फाइल को रिप्रोड्यूस किया जा रहा है, तो उसी टेक्निक को कहा जाता है डीकंप्रेशन. while the resulting data is called decompressed data, जबकि रिजल्टिंग डेटा को डीकंप्रेस डेटा के नाम से जाना जाता है. कंप्रेशन reduces information by using different and more efficient way of representing the information. कंप्रेशन रिड्यूसेस इंफॉर्मेशन. कंप्रेशन क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है. बाय यूजिंग डिफरेंट एंड मोर एफिशिएंट वे ऑफ रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन. डिफरेंट एंड मोर एफिशिएंट वे का यूज़ करते हुए, अलग अलग तरीक़ों का यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करके उसकी साइज को कम किया जाता है. तो कंप्रेशन रिड्यूसेस इंफॉर्मेशन. कंप्रेशन क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है कई सारी डिफरेंट तकनीक का यूज़ करके. ठीक है, और इंफॉर्मेशन को डिफरेंट मैनर में डिस्प्ले करा करके, रिप्रेजेंट करा करके. एंड मेथड्स में इंक्लूड रिमूविंग स्पेस कैरेक्टर. जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जो कंप्रेशन टेक्निक है ये जितने भी स्पेसेस होते हैं हमारी फाइल में उन सबको रिमूव कर देता है. तो देखिए यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि मेथड्स में इंक्लूड सिंपली रिमूविंग स्पेस कैरेक्टर्स यूजिंग सिंगल कैरेक्टर्स और सब्स्टिट्यूटिंग स्मॉलर बिट सीक्वेंस फॉर रिकरिंग कैरेक्टर्स. तो इन सब को हटा करके भी फाइल की साइज को कंप्रेस किया जाता है. सम कंप्रेशन एल्गोरिथम डिलीट इन्फॉर्मेशन. कुछ कंप्रेशन एक एल्गोरिथम ऐसी होती है जो इन्फॉर्मेशन को ही डिलीट कर देती हैं ऑल टुगेदर टू अचीव स्मॉलर फाइल साइज. यानी स्मॉलर फाइल साइज को लाने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन को कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है. डिपेंडिंग ऑन दी एल्गोरिथम यूज, वो डिपेंड करता है कौन सा एल्गोरिथम आपने यूज़ किया हुआ है. डिपेंडिंग ऑन द एल्गोरिथम यूज्ड, फाइल कैन बी एडिक्वेटली और greatly reduced from their original size.
यानी कुछ कंप्रेशन टेक्निक ऐसी भी होती हैं जिसके थ्रू फाइल की साइज़ रिड्यूस तो हो जाती है, लेकिन रिड्यूस होने के साथ ही साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी डिलीट हो जाती है। लेकिन कुछ टेक्निक ऐसी होती है जिसमें इन्फॉर्मेशन डिलीट नहीं होती और फाइल की साइज रिड्यूस भी हो जाती है। कंप्रेशन इज द रिडक्शन इन साइज ऑफ डेटा इन ऑर्डर टू सेव स्पेस और ट्रांसमिशन टाइम। हम लोग जनरली फाइल को कंप्रेस करते हैं फाइल की साइज़ को कम करने के लिए, और जब फाइल की साइज़ कम हो जाती है तो ट्रांसमिशन टाइम भी कम लगेगा। यानी डेटा को एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में जो हम लोग भेजते हैं तो वो साइज़ आपकी कम हो जाने के कारण सब कम हो जाता है। फाइल की साइज़ कम हो जाने के कारण आपका फाइल की साइज़ कम हो जाने के कारण आप डेटा को आसानी से एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पे आसानी से भेज सकते हो। अब जैसे कि अभी हमने बताया कि फाइल की साइज़ कंप्रेस हो जाती है और फाइल साइज़ कंप्रेस होते समय ही कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीट भी हो जाती है और कभी तक कोई इन्फॉर्मेशन डिलीट नहीं होती फिर भी फाइल साइज़ कम हो जाती है। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग कंप्रेशन टेक्निक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा कंप्रेशन, लॉसलेस कंप्रेशन, लॉसी कंप्रेशन। यानी कंप्रेशन टेक्निक को, डेटा कंप्रेशन टेक्निक को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लॉसलेस कंप्रेशन एंड लॉसी कंप्रेशन। लॉसलेस कंप्रेशन एक ऐसा कंप्रेशन होता है जिसमें इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती है। लॉसलेस कंप्रेशन कैन रिड्यूस फाइल्स। लॉसलेस कंप्रेशन क्या करता है, फाइल को रिड्यूस करता है विदाउट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इन दी प्रोसेस, बिना किसी इंफॉर्मेशन को लॉस किए हुए। द ओरिजिनल फाइल कैन बी रिक्रिएटेड एग्जैक्टली व्हेन अनकम्प्रेस्ड। ओरिजिनल फाइल आप पुनः बना सकते हो एग्जैक्टली जब आप जैसे ही अनकम्प्रेस्ड करते हो, यानी फाइल कंप्रेस हो चुकी थी आप उसको ओरिजिनल फाइल आसानी से बना सकते हो बिना डेटा को लॉस किए हुए। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कंप्रेशन मेथड प्रोवाइड्स एन एवरेज 2:1 कंप्रेशन रेशियो का यूज करके करता है। दिस टाइप ऑफ कंप्रेशन मेथड प्रोवाइड्स एन एवरेज 2:1 कंप्रेशन रेशियो व्हेन अ 10 KB फाइल इज कंप्रेस। यानी जब 10 KB की फाइल कंप्रेस की जाती है तो आप यू गेट अ फाइल ऑफ अराउंड 5 KB ऑफ साइज। यानी नहीं फ्रेंड्स, 10 KB की फाइल को जब आप कंप्रेस करते हो तो उसकी साइज लगभग 5 KB की हो जाती है। ठीक है, लेकिन एक ऐसी कंप्रेशन टेक्निक और भी होती है जिसमें इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है, परमानेंटली लॉस हो जाती है, जिसे लॉसी कंप्रेशन के नाम से जाना जाता है। लॉसी कंप्रेशन दैट मीन्स सम इंफॉर्मेशन इज परमानेंटली लॉस्ट। तो याद रखिएगा, लॉसलेस कंप्रेशन यानी एक ऐसा कंप्रेशन टेक्निक जिसमें इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती है, और लॉसी कंप्रेशन एक ऐसी टेक्निक जिसमें इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है। लॉसी कंप्रेशन, सम इंफॉर्मेशन इज परमानेंटली लॉस्ट। ऑन द अदर हैंड, रिड्यूसिंग द फाइल साइज इज बाय eliminating bits of information, it permanently deletes any unnecessary data। यानी ये क्या करता है, unnecessary डेटा को परमानेंटली डिलीट कर देता है। दिस कंप्रेशन इज यूजली यूज विद इमेजेस। ये कंप्रेशन बेसिकली कहाँ पर यूज़ होता है, इमेजेस में यूज़ होता है, ऑडियो एंड ग्राफिक्स में यूज़ होता है। ठीक है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है। वन पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ लॉसी कंप्रेशन इज JPEG। JPG मतलब जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। फ्रेंड्स, ये JPG इमेज की फाइल का टाइप होता है। ठीक है, जब भी हम लोग इमेज की फाइल को कंप्रेस करते हैं तो उस इमेज की फाइल में कंप्रेस तो हो जाती है, और कंप्रेस होने के साथ ही कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है। वो किस टाइप की इन्फॉर्मेशन लॉस हो सकती है, कुछ कलर्स वगैरह लॉस हो सकते हैं, कुछ ब्राइटनेस कम हो सकता है, कुछ कॉन्ट्रास्ट वगैरह कम हो सकता है इमेज का। ठीक है, इस प्रकार फाइल की साइज कम हो जाती है। तो यहाँ पर फाइल की साइज भी कम हो रही है और इन्फॉर्मेशन भी लॉस हो रही है, ब्राइटनेस की इन्फॉर्मेशन लॉस हो रही है, कॉन्ट्रास्ट इन्फॉर्मेशन लॉस हो रही है। ठीक है, कुछ कलर की इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है लॉस हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है लॉसी कंप्रेशन। तो आगे लिखा हुआ विच इज सुटेबल फॉर ग्रे स्केल और कलर इमेजेस। दिस टाइप ऑफ कंप्रेशन प्रोवाइड्स अ हाई लेवल ऑफ कंप्रेशन एज मच एज 25/1 और मोर कंप्रेशन रेशियो। यानी इतना 25/1 का रेशियो फॉलो करता है। दिस मीन्स दैट अ 1000 KB फाइल, इसका मतलब ये है कि 1000 KB की फाइल अगर है स्टोर, तो जब फाइल को कंप्रेस करते हैं तो उसकी साइज 40 KB तक हो जाती है। ठीक है, या उससे कम भी हो सकती है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर लेस स्टोरेज होना चाहिए, उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग।
नेक्स्ट आ रहा है कंप्रेशन यूटिलिटी। कंप्रेशन की उपयोगिता क्या है? टू इंक्रीज अ डिस्क इफेक्टिव कैपेसिटी। टू इंक्रीज अ डिस्क इफेक्टिव कैपेसिटी यानी डिस्क की हार्ड डिस्क की हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को हमें इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। यू कैन यूज अ फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी। आप फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी का यूज कर सकते हो, समटाइम्स नोन एज डिस्क डबलर। इसी को डिस्क डबलर के नाम से भी जाना जाता है। यानी फाइल को की उपयोगिता को बढ़ाना है, फाइल की कैपेसिटी को बढ़ाना है तो आप फाइल को कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, इसी टेक्निक को डिस्क डबलर भी कहा जाता है। और डिस्क डबलर प्रोग्राम इंटरसेप्ट डेटा सेंड टू दी हार्ड डिस्क ड्राइव। यानी डिस्क डबलर प्रोग्राम इंटरसेप्ट डेटा सेंड टू दी हार्ड डिस्क ड्राइव। कंप्रेशन एड एक डिस्क डबलर प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो डेटा सेंड करता है हार्ड डिस्क को, एंड उसमें इंटरसेप्ट करता है, कंप्रेस इट एंड स्टोर्स इट इन अ सिंगल फाइल दैट अपीयर्स टू दी सिस्टम। और एक सिंगल फाइल में स्टोर कर देता है टू दी सिस्टम एज एन एडिशनल डिस्क ड्राइव, अलग डिस्क ड्राइव की तरह। दिस प्रोवाइड्स 3 एडवांटेजेस, यानी इसके 3 एडवांटेजेस हो सकते हैं। कंप्रेस डेटा यूजुअली ऑक्युपाइज 1.5 to 2 times लेस स्पेस। कंप्रेस डेटा आमतौर पर 1.5 से लेकर 2 times से कम स्पेस यूज़ करता है। देयर इज फिजिकली ओनली 1 फाइल ऑन द डिस्क। ये फिजिकली रूप से एक फाइल डिस्क में होती है, डिस्क पर होती है। सो द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टिंग स्पेस व्हेन सेक्टर आर कंबाइंड इनटू क्लस्टर्स इज अवॉइडेड। तो सो द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टिंग स्पेस व्हेन सेक्टर्स आर कंबाइंड इनटू क्लस्टर्स इज अवॉइडेड। फ्रेंड्स, जैसे कि आमतौर पर क्या होता है कि जनरली फाइल के कई सारे पार्ट्स होते हैं और हम चाह रहे हैं फाइल कंप्रेस होकर के सभी फाइलें आपस में एक हो जाएं, तो उसके लिए हम लोग कई सारी फाइलों को एक कर देते हैं। तो ये एक हम लोग कैसे करेंगे? कंप्रेशन टेक्निक का यूज़ करके। तो इसी लिखा है देयर इज फिजिकली ओनली 1 फाइल ऑन द डिस्क। फिजिकली रूप से केवल एक ही फाइल डिस्क में होती है, दिखाई देती है, लेकिन आमतौर पर जब कंप्रेशन को हटाया जाता है तो वो कई सारी फाइलें ओपन होकर के आती हैं। जैसे फ्रेंड्स, आपको पता है कि आप लोग ईमेल भेजते हो, तो जब आप ईमेल भेजते हो तो ईमेल में लगभग 25 MB की फ़ाइल अटैच होकर के सेंड होती है, दूसरे लोकेशन पर जाती है, ईमेल के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। तो 25 MB की फ़ाइल जाती है, लेकिन आपको एक साथ 4-5 फाइलें ट्रांसफ़र करनी है। तो आप क्या करोगे? आप 4-5 फाइलों को कंप्रेस कर दोगे। ठीक है, कंप्रेस करके एक बना दोगे। ठीक, ये कंप्रेशन टेक्निक क्या होगी? एक ऐसी टेक्निक होगी जिसके थ्रू आप कई सारी फाइलों को मिला करके एक फाइल बना सकते हो, और बनाने के साथ उसी एक फाइल को एक बार में सेंड कर सकते हो। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 4-5 फाइलों को कंप्रेशन टेक्निक का यूज़ करते हुए हमने 4-5 फाइलों को कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद एक फाइल बन गई, फिर उसी एक फाइल को हमने मेल के थ्रू अटैच करके सेंड कर दिया। लेकिन याद रखिएगा उस एक फाइल की साइज 25 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको गूगल ड्राइव में स्पेस लेना पड़ता है। फाइल ज़्यादा साइज की फाइल भेजनी है तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखा है, सो द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टिंग स्पेस व्हेन सेक्टर्स आर कंबाइंड इनटू क्लस्टर्स। तो ऐसा मतलब गुच्छा। तो जब अगर आपकी कई सारी फाइलें गुच्छे के फॉर्म में अलग अलग जगह पर हैं, अलग अलग फॉर्म में हैं, तो ये क्या करेगा? कंबाइन करके एक कर देता है। तो सो द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टिंग स्पेस व्हेन सेक्टर्स आर कंबाइंड इनटू क्लस्टर्स इज अवॉइडेड। तो जो भी सेक्टर्स होते हैं उसको कंबाइन करके रखा जाता है यहाँ पर। सो द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टिंग स्पेस, यानी वेस्टिंग स्पेस की जो प्रॉब्लम थी, व्हेन सेक्टर्स आर कंबाइंड। सेक्टर मतलब एक एरिया जो कंबाइन किया जाता है इनटू क्लस्टर्स इस अवॉइडेड। तो जो अलग 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 क्लस्टर्स में सेक्टर्स होंगे उसको को कंबाइन करके एक किया जाता है ताकि स्पेस भी बच जाए। विद अ पावरफुल पीसी द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्रेस डेटा इज बैलेंस्ड by decrease in the time it takes to write and subsequently read the data. The overall performance does not suffer. तो यहाँ पर क्या होता है? विद अ पावरफुल पीसी, अगर विद अ पावरफुल पीसी के साथ में द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्रेस डेटा, वो समय जो कंप्रेस डेटा को द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्रेस डेटा इज बैलेंस्ड। जो डेटा को कंप्रेस करने का जो टाइम है उसको कम करता है।
it takes to write and subsequently read the data. The overall performance does not suffer. When you send or receive information on the internet, जब भी हम लोग इंफॉर्मेशन भेजते हैं इंटरनेट पर या रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर, larger send or receive information on the internet, larger text file either singly or with other as part of an archive file may be transmitted in a zip. जब भी हम लोग इंटरनेट पर कोई फाइलें भेजते हैं या इंटरनेट से कोई फाइल रिसीव करते हैं तो जो लार्जर टेक्स्ट फाइल होती है सिंगल, वो एक सिंगल फाइल हो सकती है और विद अदर एज अ पार्ट ऑफ एन आर्चिव फाइल या एक आर्चिव फाइल हो सकता है, ट्रांसमिटेड इन अ जिप, और वो जिप में ट्रांसफर होते हैं, यानी कई सारी फाइलों को यहाँ पर कंबाइन करके एक साथ जिप के फॉर्म में भेज दिया जाता है या आप भेजते हो। तो वही चीज़ आप लिखा व्हेन यू सेंड और रिसीव इन्फॉर्मेशन, जब आप इन्फॉर्मेशन को भेजते हो नेट पर या इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हो तो अगर मोर देन वन फाइलें होती हैं तो वो कंबाइन होकर जिप के फॉर्मेट में आपको दिखती हैं। ठीक है, तो ये जो जिप का फाइल होता है ये कंप्रेशन यूटिलिटी को ही फॉलो करता है। अब कंप्रेशन टेक्निक के अंतर्गत ही दो प्रकार की टेक्निक यूज़ किया जा सकता है, पीके जिप, विन जिप, दोनों का यूज़ किया जाता है। दोनों ही यूटिलिटी हैं कंप्रेशन की। तो पीके जिप एज अनदर प्रोग्राम अवेलेबल फॉर फ्री इन दी मार्केट, पीके जिप अनदर प्रोग्राम है जो मार्केट में फ्री है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके तो हम लोग फाइलों की साइज को कम करते हैं। तो पीके जिप इज़ अनदर प्रोग्राम, यानी पीके जिप क्या है, एक अनदर प्रोग्राम है, एक अलग सॉफ्टवेयर है, एक अलग प्रोग्राम है, अवेलेबल फ्री इन दी मार्केट, जो मार्केट में फ्री है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम, ये ही सबसे अच्छा कंप्रेशन प्रोग्राम माना जाता है। PKG program provides many options to compress file। PKG प्रोग्राम कई सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है फाइल को कंप्रेस करने के लिए, फाइल फॉर बैकअप और ट्रांसफर अक्रॉस दी मॉडर्न टू सम अदर कंप्यूटर्स। ठीक है, तो PKG प्रोग्राम प्रोवाइड्स मेनी ऑप्शन, PKG प्रोग्राम कई सारे ऑप्शन फाइल को प्रोवाइड करता है टू कंप्रेस फाइल फॉर बैकअप, फाइल को कंप्रेस करने के लिए और बैकअप के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए एक मॉडर्न टू सम अदर कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए। पीकेजी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए फाइल को कंप्रेस करता है, बैकअप बनाने के लिए फाइल को कंप्रेस करता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल को भेजने के लिए भी फाइल को कंप्रेस करता है। इसी प्रकार एक और तकनीक होती है, ये एक और यूटिलिटी है, विनजिप इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर जिप यूटिलिटी, वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर जिप यूटिलिटी है फॉर फाइल कंप्रेशन, इंक्रिप्शन, पैकेजिंग एंड डेटा बैकअप। यानी ये विनजिप एक ऐसी कंप्रेशन टेक्निक है जिसके थ्रू फाइल कंप्रेस भी होती है, इंक्रिप्शन भी यूज़ होता है, यहाँ पर पैकेज डेटा का बैकअप भी बना सकते हो। इट इज़ अ कंप्रेशन यूटिलिटी फॉर विंडोज दैट जिप एंड अनजिप फाइल्स क्विकली टू कंजर्व डिस्क स्पेस एंड ग्रेटली रिड्यूस ईमेल ट्रांसमिशन टाइम। इट इज़ अ कंप्रेशन यूटिलिटी, ये कंप्रेशन टेक्निक है फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, दैट जिप एंड अनजिप फाइल्स, जो फाइल को जिप एंड अनजिप फाइल्स टू क्विकली कंजर्व डिस्क स्पेस, फाइल को जिप में कन्वर्ट करता है, एंड ग्रेटली रिड्यूस ईमेल ट्रांसमिशन टाइम, और ईमेल ट्रांसमिशन टाइम को भी कम करता है। अभी आपको हम आगे दिखाएंगे भी कैसे फाइल को कंप्रेस किया जाता है जिप का यूज़ करके। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट फ्रेंड आ रहा है कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में बहुत कुछ क्वेश्चन पूछता है, राइट शॉर्ट नोट्स अबाउट कंप्रेशन या राइट शॉर्ट नोट्स अबाउट लॉसी और लॉसलेस कंप्रेशन। ठीक है, तो इस प्रकार शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब उसके बाद देखने जा रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डिफ्रेगमेंटिंग ड्राइव, हार्ड ड्राइव। यह पूछता है What is the defragmentation? Defragmentation utility in a computer। तो फिर फ्रेंड्स डिफ्रेगमेंटेशन होता क्या है? If we want to rearrange files on a hard disk which is scattered in different place of the system, then we use defragmentation feature। If we want to rearrange the files, यानी अगर आपको कई सारी फाइल को रीअरेंज करना चाहता, आप कई सारी फाइलों को रीअरेंज करना चाहते हो डिस्क पर, विच इज़ स्कैटर इन डिफरेंट प्लेस, जो अलग अलग जगह पर
फैली हुई है आपके सिस्टम में, तब जाकर के आप डिफ्रेगमेंटेशन फीचर का यूज़ करते हो। इट इम्प्रूव्स योर कंप्यूटर परफॉर्मेंस। फ्रेंड्स याद रखिएगा, डिफ्रेगमेंटेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे तुम लोग कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इट इम्प्रूव्स योर कंप्यूटर परफॉर्मेंस, सो यू शुड बी डूइंग रेगुलरली। तो आप इसलिए इसे रेगुलरली करते जाते आते हो। इट क्रिएट्स कंटिन्यूस एरिया फॉर अ लार्जर फाइल। ये लार्जर फाइल के लिए एक लगातार एरिया बना देता है। फिर जैसे कि डिफ्रेगमेंटेशन का यूज़ कहाँ पर होता है वो आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि जनरली हम लोग कई सारी फाइलों को बनाते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम की हार्ड ड्राइव में, और जब फाइलों को बनाते जाते हैं तो बीच बीच में फ़ाइलों को रिमूव भी करते जाते हैं। जब फाइलों को हम लोग रिमूव करते हैं तो वो जो जगह बची हो, जो जिस जगह पर फाइलें रखी हुई थी उस जगह से आपने फाइल को हटा दिया है, लेकिन वो जगह एलोकेट रहती है। ठीक है, तो उस जगह पे आप अपनी दूसरी फाइलों को नहीं रख पाते हो। इसी प्रकार फिर से हमने फाइल को डिलीट किया, फिर से एक साइज बन गई, एक जगह बन गई, फिर से वो जगह का यूज़ नहीं हो पा रहा है। आप नई फाइल इंसर्ट कराते तो वो फाइलें दूसरी लोकेशन पर जाकर के एग्जिस्ट होती हैं, लास्ट में एकदम पहुँच जाकर के इंसर्ट होती है। लेकिन जो ब्लैंक जगह स्पेस है जहाँ पर फाइल डिलीट हुई थी, वहाँ पर जगह खाली थी, वहाँ पर कोई डेटा अभी नहीं आया हुआ है। ठीक है, सपोज दैट आपको 100 MB की फ़ाइल स्टोर करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम में। अब 100 MB की फ़ाइल को कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करना है, लेकिन जो फाइल आपने डिलीट किया था उस जगह पर उसकी साइज़ थी 25 MB। तो फ्रेंड्स, अब 25 MB की जगह पर 100 MB की फ़ाइल तो स्टोर नहीं हो सकती। इसी प्रकार आगे आपने जो फाइल डिलीट किया उसकी भी साइज़ 25 MB थी, यहाँ पर भी फाइलें नहीं स्टोर हो सकती। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको 100 MB की फ़ाइल यानी बड़ी MB की फ़ाइल स्टोर करनी है सिस्टम में। तो आप क्या करोगे, इन 25 MB फाइलों की जगह को बना लोगे, मेंटेन कर लोगे, एक साथ एलोकेट कर लोगे। अब वो कैसे होगा, डिफ्रेगमेंटेशन यूज़ करके। जब भी हम लोग फ्रेंड्स अपने कंप्यूटर सिस्टम में डिफ्रेगमेंट फीचर का यूज़ करते हैं तो उस दौरान ये जितने भी डिलीटेड स्पेस वाली जगह थी, डिलीटेड फाइल वाली जो जगह थी, वो जगह एक हो जाती है, और एक होने के बाद 50 MB की जगह बना देगी, और उस 50 MB में आप अपनी 100 MB की फ़ाइलों को स्टोर कर सकते हो। 50 MB टुकड़ा एक जगह पर होगा और उसकी के बाद 50 MB का लास्ट में होगा। तो इस प्रकार एक बड़ा सा ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, कंटिन्यूस एरिया क्रिएट होगा जहाँ पर अपने सब 100 MB की फाइलें स्टोर कर सकते हो। 50 MB की जगह तो ये मिल गई थी, इसके अलावा 50 MB की आपकी जगह लास्ट में बनी होगी, तो दोनों को मिला करके कंटिन्यूस एरिया क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी हम लोग फाइलों को रिमूव करते हैं तो वहाँ पर जगह बनी रहती है रिमूव करने के बाद भी, तो आप अपनी फाइलों को वहाँ पर स्टोर नहीं कर पाते हो क्योंकि इसकी साइज़ कम है। ठीक है, जैसे कभी मैंने आपको बताया कि 100 MB की फाइल स्टोर करना है, लेकिन जगह तो वहाँ पर 25 MB की है, तो फाइल तो कभी स्टोर नहीं हो सकती। इसी प्रकार आगे जो हमने डिलीट किया वो भी 25 MB की थी, वहाँ पर भी स्टोर नहीं हो सकती। इसी प्रकार हो सकता है और भी कई जगह हो वहाँ पर 25 MB, तो वहाँ पर भी फाइल स्टोर नहीं हो सकती। यानी आपकी लार्जर फाइल की साइज़ है 100 MB और वो आपकी जगह पर आपके उस एक लोकेशन पर स्टोर नहीं हो पा रही है। तो फ्रेंड्स, जब भी प्रोसेसर को प्रोसेस करना होता है तो प्रोसेसर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जाता है, फिर दूसरे लोकेशन से तीसरे लोकेशन पर जाता है, फिर चौथे लोकेशन, तीसरे से चौथे लोकेशन पर जाता है। इस प्रकार प्रोसेसर को कई सारी फाइलों के बीच से होकर के गुजरना पड़ता है, तो उसकी जो कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस होती है वो स्लो हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग डिफ्रेगमेंटेशन फीचर का यूज़ करते हैं तो डिफ्रेगमेंटेशन एक ऐसा फीचर होता है जो एक कंटिन्यूस एरिया क्रिएट कर देता है आपकी लार्जर फाइल को स्टोर करने के लिए। आप कंटिन्यूस एरिया में आप अपनी फाइल को स्टोर कर सकते हो, यानी कंटिन्यूस एरिया में अगर फाइल आपकी स्टोर होगी तो जितने भी फाइल के टुकड़े होंगे, जितने भी पार्ट होंगे, वो सभी फाइल के टुकड़े एक जगह पर ही मिल जाते हैं। इस प्रकार प्रोसेसर को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इस प्रकार हम लोग डिफ्रेगमेंटेशन फीचर का यूज़ करते हैं। अब आगे भी देखते हैं यहाँ पर, तो आफ्टर द फाइल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डिस्क, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, आफ्टर द फाइल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डिस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राइज टू फिल द वैकेंट स्पेस विद द न्यू फाइल्स। आफ्टर द फाइल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द डिस्क, यानी जब डिस्क से फाइल को रिमूव किया जाता है, रिमूव करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राइज टू फिल द वैकेंट स्पेस, ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राई करता है कि वो वैकेंट स्पेस फिल हो जाए।
विद न्यू फाइल से, नई फाइल से, यानी जो भी स्पेस बचा हुआ है, जो भी फाइल जिस जगह पे फाइल रिमूव हुई थी उस जगह को फिल किया जा सके। ठीक है, ऑपरेशन ट्राई करता है ताकि वहाँ पर नई फाइल स्टोर हो सके। बट इफ़ अ न्यू फाइल इज़ टू बिग टू फिट, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, फाइल बहुत बड़ी है। इट स्टोर्स दी एक्सेस डेटा एट अनदर लोकेशन, तो जो भी ज़्यादा डेटा होता है, जो बचा हुआ डेटा होगा, एक्सेस डेटा होगा, उसे वो अनदर लोकेशन पर स्टोर कर देता है। तो जैसे कि हमने बताया कि आपको 100 MB की फाइल स्टोर करनी है और मान लेते हैं 50 MB की जगह बची हुई थी, तो 50 MB की जगह लिए फाइल 50 MB का पार्ट तो यहाँ पे स्टोर हो गया, लेकिन 50 MB दूसरी जगह पे स्टोर हो गया। तो इस प्रकार CPU की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। लेकिन हमें परफॉर्मेंस को बढ़ाना है तो 100 MB की एक जगह आपको मिलनी चाहिए जहाँ पर आप पूरी अपनी सैम्पल स्टोर कर सकते हैं। इसलिए फीचर का यूज़ करते हैं। तो देखिए आगे लिखा हुआ है, तो इट स्टोर द एक्सेस डेटा एट अनदर लोकेशन। ओवर टाइम हंड्रेड ऑफ फाइल्स आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द डिस्क। ओवर टाइम हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द, पूरे डिस्क में 100 ऑफ फाइल्स हो सकती हैं। एंड इन नॉन कंटिन्यूस स्पेस, और एक जगह पर नहीं, अलग अलग जगह पर स्टोर हो सकती हैं। नॉन कंटिन्यूस स्पेस मतलब अलग अलग जगह पर हो सकती हैं। रिजल्टिंग इन हायर डेटा एक्सेस टाइम, तो रिजल्ट क्या होगा, CPU परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हायर डेटा एक्सेस टाइम, यानी डेटा को एक्सेस करने का टाइम क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी बहुत देर के बाद डेटा एक्सेस हो पाएगा। तो अगर हम चाह रहे हैं कि डेटा एक्सेस जल्दी हो जाए तो उसके लिए हमें एक ही जगह पर फाइल को रखना होगा। ठीक है, तो सिस्टम की स्पीड भी बढ़ जाती है। तो यानी दैट मीन्स सिस्टम की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज कर जाती है। तो डिफ्रेगमेंटर मूव्स द पीसेज ऑफ ईच फाइल। डिफ्रेगमेंटर क्या करता है, फाइल की जो भी पीसेस होता है उसे मूव कराता है। दिस डिफ्रेगमेंटर मूव्स द पीसेज ऑफ ईच फाइल और फोल्डर टू वन लोकेशन ऑन द वॉल्यूम। तो दिस डिफ्रेगमेंटर क्या करता है, फाइल के जितने भी पीसेस होते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर मूव करता है, सो दैट ईच ऑक्यूपाइज अ सिंगल कंटिन्यूस स्पेस, ताकि एक सिंगल कंटिन्यूस स्पेस मिल जाए हार्ड डिस्क पर और वहाँ पर अपन अपनी बड़ी फाइलों को रख सको। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं कैसे क्या होना है, इसके स्टेप्स क्या हैं, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये व्हाट इज डिफ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो इसको आप लोग जितनी भी हम आपको बता रहे हैं ये आप लोग अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेना। अब उसके स्टेप्स क्या है, यानी डिफ्रेगमेंटेशन को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। स्टेप्स फॉर यूजिंग डिफ्रेगमेंटेशन इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसका यूज़ कैसे करोगे। सबसे पहले आप ओपन द कंप्यूटर विंडो, आप लोग कंप्यूटर विंडो को ओपन करते हो। कंप्यूटर विंडो ओपन करते हो यानी एक ऐसी विंडो जहाँ पर C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव वगैरह आपको दिखाई देती रहती है, उसी विंडो को कंप्यूटर विंडो कहा जाता है। तो सबसे पहले आप ओपन द कंप्यूटर विंडो को ओपन करते हो। राइट क्लिक ऑन द ड्राइव विच यू वांट टू डिफ्रेगमेंट, जिस ड्राइव को डिफ्रेगमेंट करना है उस ड्राइव को आप सेलेक्ट करिए। जैसे आप C, D, E कई सारी ड्राइव होती है, मान लेते हैं आपको C ड्राइव को डिफ्रेगमेंट करना है, तो आप क्या करो, C ड्राइव को सेलेक्ट करिए कंप्यूटर से। ठीक है, कंप्यूटर विंडो से C ड्राइव को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए। ठीक, राइट क्लिक करने के बाद इन द ड्राइव्स प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स, तो जब आप राइट क्लिक करते हो तो एक मेनू अपेयर होता है, उस मेनू में जाकर के प्रॉपर्टीज़ को आप सेलेक्ट करिएगा। जब सिलेक्ट करोगे जैसे ही तो एक अगेन डायलॉग बॉक्स आता है, उस डायलॉग बॉक्स में से टूल्स टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही आप टूल्स टैब पर क्लिक करते हो तो डिफ्रेगमेंट नाउ नाम की बटन वहाँ पर लगी होती है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही डिफ्रेगमेंट नाउ बटन पे आप क्लिक करते हो तो डेटा एनालाइज होने लगता है। ठीक है, अगर नहीं होता है क्लिक दी एनालाइज दिस बटन, तो वहाँ पर आपको एनालाइज दिस बटन मिलती है, उस एनालाइज दिस बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही एनालाइज करते हो, एनालाइज करने का मतलब है वो फाइंड करेगा, सर्च करेगा, एनालिसिस करेगा कि कहाँ कहाँ पर डेटा पड़ा हुआ है, कहाँ पर डेटा ऐसा है जो अलग अलग लोकेशन पर पड़ा हुआ है। फाइल तो एक ही है लेकिन उसके कई सारे वो पार्ट्स हैं, वो अलग अलग लोकेशन पर है। तो ये एनालाइज करने का मतलब है वो सर्च करके आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ पर है। उसके बाद वेट वाइल विंडोज चेक द डिफ्रेगमेंटेशन ऑन मीडिया, उसके बाद चेक करता है विंडोज़ मीडिया पर, देन एनालाइज हो जाता है। एनालाइज होने पर परसेंटेज में दिखाता है। तो अगर आपको डिफ्रेगमेंट करना है तो क्लिक द डिफ्रेगमेंट डिस्क बटन है, उसके बाद डिफ्रेगमेंट डिस्क बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक दी क्लोज, उसके बाद जब डिफ्रेगमेंट हो जाता है तो क्लोज बटन भी वहाँ पर होता है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लोज अप एनी अदर विंडोज़ यू ओपन। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग डिफ्रेगमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम आपको दिखा भी देंगे कैसे डिफ्रेगमेंट वगैरह किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड आ रहा है एक और यूटिलिटी यहाँ पर है डिस्क क्लीनअप।
फ्रेंड्स, जब भी हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में कुछ वर्क परफॉर्म करते हैं तो कई सारी टेम्परेरी फाइल क्रिएट होती जाती हैं। तो जब कई सारी टेम्परेरी फाइलें क्रिएट होती जाती हैं तो ये जो टेम्परेरी फाइल होती हैं वो आपके यूज़ में नहीं आती हैं कभी भी, यानी आप उसका यूज़ नहीं कर पाते, उसका यूज़ सिस्टम ही कर पाता है। जब भी आप लोग कुछ भी वर्क परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में डबल क्लिक करते हैं तो भी एक टेम्परेरी फाइल बनेगी, सिंगल क्लिक करेंगे तो भी एक टेम्परेरी फाइल बनेगी, यानी और जो भी वर्क हम लोग परफॉर्म करते हैं तो टेम्परेरी फाइल क्रिएट हो जाती हैं और वो टेम्परेरी फाइल आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक स्पेस को ही बढ़ा देती हैं। तो अगर आप चाह रहे हो कि टेम्परेरी फाइल्स रिमूव हो जाए तो उसके लिए हम लोग डिस्क क्लीनअप फीचर का यूज़ करते हैं। तो देखिए लिखा है साफ साफ, इट इज़ द सिस्टम यूनिटी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की एक सिस्टम यूनिटी है। इट इज़ यूज टू क्लीन अनयूज्ड फाइल फ्रॉम डिस्क। इसका यूज़ किस लिए करते हैं? अनयूज्ड फाइल को डिस्क से हटाने के लिए करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू इंक्रीज द सिस्टम परफॉर्मेंस। या इसका यूज़ हम लोग सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। Whenever we can do any work in the computer system, जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम में कई सारे वर्क परफॉर्म करते हो, कुछ वर्क परफॉर्म करते हो या किसी भी प्रकार के वर्क परफॉर्म करते हो, देन टेम्परेरी फाइल्स आर ऑलरेडी क्रिएटेड। तो टेम्परेरी फाइल्स ऑलरेडी बन जाती है इन द सिस्टम, विच डिक्रीज द सिस्टम परफॉर्मेंस, जो सिस्टम परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर देती है। बट इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम देन वी यूज़ डिस्क क्लीनअप फीचर। लेकिन आप सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाह रहे हो तो उसके लिए डिस्क क्लीनअप फीचर का यूज़ करोगे। डिलीटिंग टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डिस्क क्लीनअप। फ्रेंड्स, हम लोग इंटरनेट पे भी कई सारी फाइलों को ओपन करते हैं, गूगल पे जाते हैं, कई सारी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं तो भी ऑलरेडी टेम्परेरी फाइल्स क्रिएट होती जाती हैं। तो डिलीटिंग टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डिस्क क्लीनअप। तो डिलीटिंग टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स को भी हमें रिमूव करना है। बट देयर आर अदर टेम्परेरी फाइल्स which take up unnecessary disk space. This process is essential if you have a small hard drive and constantly on the very verge of running out of space. फ्रेंड्स, कहने मतलब ये है यहाँ पर कि अगर आपके पास हार्ड डिस्क की साइज़ कम है और आप हार्ड डिस्क में अपनी मेन फाइल को स्टोर करना चाहते हो और ये जो टेम्परेरी फाइल है ये आपके सिस्टम में जगह फालतू की बना रही हैं, तो इन फाइलों को रिमूव करके आप अपनी नई फाइलों को अच्छे से स्टोर कर सकते हो। तो डिलीटिंग टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डिस्क क्लीनअप, बट देयर आर अदर टेम्परेरी फाइल। तो इस डिस्क क्लीनअप का यूज़ करके आप टेम्परेरी फाइल इंटरनेट की उसको रिमूव कर सकते हो। बट देयर आर अदर टेम्परेरी फाइल्स है, लेकिन अगर आपके पास अदर भी टेम्परेरी फाइल्स हैं जो अननेसेसरी स्पेस बना रही हैं आपके सिस्टम में, तो आप ये अननेसेसरी स्पेस बना रहे हैं तो आप अपनी उस मेन फाइल को उस जगह पर स्टोर नहीं कर पाओगे। तो डिस्क क्लीनअप फीचर का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, उन सभी टेम्परेरी फाइल्स को रिमूव कर देते हैं। तो जब रिमूव कर देंगे तो वो जगह खाली हो जाएगी और उस जगह पर अपनी नई फाइलों को स्टोर आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग डिस्क क्लीनअप फीचर का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका भी शॉर्ट नोट्स एग्जाम में पूछ सकता है। और उसके स्टेप्स क्या हैं, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है ओपन योर कंप्यूटर आइकन। आप कंप्यूटर आइकन को ओपन करते हो या कंप्यूटर विंडो को ओपन करते हो, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था इससे पहले डिफ्रेगमेंट का यूज़ करने के लिए। तो कंप्यूटर आइकन ओपन करिए, सेलेक्ट एनी ड्राइव विच यू वांट टू क्लीन। जिस भी ड्राइव में डिस्क क्लीनअप यूज़ करना है उसको सिलेक्ट करिए और अगेन राइट क्लिक करिए ड्राइव, सेलेक्ट प्रॉपर्टीज़ सेलेक्ट करिए। इन प्रॉपर्टीज़ विंडो सेलेक्ट जनरल टैब। प्रॉपर्टीज़ विंडो में कौन सा टैब मिलेगा? जनरल टैब मिलता है और वहाँ पर जा करके क्लिक ऑन डिस्क क्लीनअप बटन, बस आप डिस्क क्लीनअप बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको कई सारे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, दिखाएगा सिलेक्ट एनी अनयूज्ड फाइल लोकेशन एंड क्लिक ऑन ओके बटन। तो अनयूज्ड फाइल लोकेशन या फाइल को सिलेक्ट करोगे और ओके बटन पर क्लिक कर दोगे तो इस प्रकार फाइल क्लीन हो जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टेक्निक आ रहा है डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी तकनीक होती है जिसके थ्रू हम लोग हार्ड डिस्क में नया पार्टीशन बनाते हैं, किसी पुराने पार्टीशन को रिमूव करते हैं या पुराने पार्टीशन की फाइल साइज को इंक्रीज करते हैं यानी बढ़ाते हैं। तो डिस्क मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ ए टेक्निक थ्रू विच वी कैन मैनेज डिस्क स्पेस इन द मेमोरी। यानी डिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम लोग डिस्क स्पेस को मैनेज करते हैं मेमोरी में। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू क्रिएट पार्टीशन। ये एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग पार्टीशन को बनाते हैं, एक्सटेंड पार्टीशन को बढ़ाते हैं और डिलीट एनी एग्जिस्टिंग पार्टीशन या किसी भी एग्जिस्टिंग पार्टीशन को डिलीट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अब डिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम लोग हार्ड डिस्क में पार्टीशन को बना सकते हैं, पुराने पार्टीशन को हटा सकते हैं या पार्टीशन के स्पेस को बढ़ा सकते हैं। अब ये सारे वर्क कैसे होंगे वो देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ हम लोग कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं।
चलिए हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कंट्रोल पैनल पे से हम लोग डिस्क मैनेजमेंट को कैसे यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना है तो रन डायलॉग बॉक्स ओपन करिएगा, विंडो के साथ R प्रेस करिए, रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ओपन होने के बाद यहाँ पर लिखिए कंट्रोल और एंटर की प्रेस करिएगा। तो जैसे हमने एंटर की प्रेस किया तो ये देखिए कंट्रोल पैनल ओपन हो गया है। कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कंट्रोल पैनल ये ओपन हो गया है ना। कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद आप यहाँ पर देखोगे आपको मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स मिल रहा है, आप यहीं पर क्लिक कर दो। एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, व्हाट आर दी एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स यूज इन कंप्यूटर सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ रखा हुआ है पॉइंटर, कॉन्फ़िगर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग्स फॉर योर कंप्यूटर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग्स करनी होती है, कॉन्फ़िगर करना होता है, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स का यूज़ हम लोग करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको डिस्क मैनेजमेंट भी आता है। हमने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख रहे हो कंप्यूटर मैनेजमेंट, कंपोनेंट सर्विसेज, डिस्क क्लीनअप, ये सब यहाँ पर दिखा रहा है। आपको क्या करना है, डिस्क को मैनेज करना है। तो डिस्क मैनेजमेंट नाम का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे कंप्यूटर मैनेजमेंट पर क्लिक करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कंप्यूटर मैनेजमेंट पर क्लिक किया तो आपके पास देखिए ये आ गया कंप्यूटर मैनेजमेंट की विंडो ओपन हो गई है ना। इस विंडो में यहीं पर देखिए मिलता है डिस्क मैनेजमेंट, क्लिक कर दीजिए डिस्क मैनेजमेंट पर। देखिए मैंने 2 बार क्लिक कर दिया, तो डिस्क मैनेजमेंट को हमने सेट किया और 2 बार क्लिक किया। तो जैसे हम 2 बार क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये डिस्क मैनेजमेंट ओपन हो गया है, कंप्यूटर मैनेजमेंट। यहाँ पर आप देख रहे हो पूरा दिखा रहा है। यहाँ पर आप ये भी देख रहे हो अनएलोकेटेड। अनएलोकेटेड मतलब ये एलोकेट नहीं है, यानी इस मेमोरी का यूज़ आप नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आपको इस मेमोरी का यूज़ करना है तो इसका वर्जन बनाना पड़ेगा, अनएलोकेटेड है। तो बनाने के लिए सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, यहाँ देख रहे हैं आप सिंपल न्यू सिंपल वॉल्यूम दिखा रहा है, हमने क्लिक कर दिया। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है न्यू सिंपल वॉल्यूम का, न्यू सिंपल वॉल्यूम डायलॉग विजार्ड दिखा रहा है। हमने नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कितने साइज़ का आपको बनाना है। तो 20,625 MB पूरा साइज़ बनाना है, तो हमने सेलेक्ट किया हुआ है इसको और नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया तो ये अनएलोकेटेड है अभी। अब ये पूछा असाइन दी फॉलोइंग ड्राइव लेटर। अब ड्राइव लेटर क्या होगा, तो असाइन करना है। एच यहाँ पर सिलेक्टेड है, आप बदल सकते हो, आर भी कर सकते हो। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब देखिए फाइल सिस्टम, यहाँ पर देखिए दिखा रहा है फॉर्मेट पार्टीशन। तो अगर चूज़ वेदर यू वांट टू फॉर्मेट दिस वॉल्यूम, अगर तुम्हारा ये इस ड्राइव को फॉर्मेट करना है, इफ़ सो व्हाट सेटिंग्स यू वांट टू यूज़। तो अगर आपको फॉर्मेट करना है तो एंटीफेस के थ्रू करना है या फाइड के थ्रू करना है, तो आप यहाँ सेट कर सकते हो। लेकिन फॉर्मेट नहीं करना चाह रहे तो डू नॉट फॉर्मेट दिस वॉल्यूम भी सेट कर सकते हो। तो फिलहाल हमने फॉर्मेट को ही सेट किया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम का नाम क्या है, न्यू वॉल्यूम दिखा रहा है। अगर हम चाह रहे हैं वॉल्यूम का नाम हमारा ICS होना चाहिए, हमने यहाँ पर ICS लिख दिया, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अगेन फिनिश। जब देखिए यहाँ पर जैसे ही फिनिश बटन पे क्लिक किया फ्रेंड्स, तो ये दिखा रहा है यू कैन नॉट क्रिएट अ न्यू वैल्यू इन दिस अनएलोकेटेड स्पेस बिकॉज दी डिस्क ऑलरेडी कंटेन्स दी मैक्स नंबर ऑफ पर्सन। यानी अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम की डिस्क में नंबर ऑफ पर्सन ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं तो उसके बाद वो बनाने नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ओके बटन पर क्लिक कर दिया। लेकिन अब पर्सन को बढ़ाया तो जा सकता है। अब ये आप यहाँ देख रहे हो फ्री स्पेस यहाँ पर भी दिखा रहा है। हमने फिर से राइट क्लिक किया, न्यू सिंपल वॉल्यूम पर गए, नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, नेक्स्ट अगेन देन नेक्स्ट फिनिश। तो यहाँ पर भी देखिए नहीं बना दे रहा है ना। तो इस प्रकार ये नहीं बन पा रहा क्योंकि वर्जन बहुत ज़्यादा बना हुआ है। लेकिन हमें पुराने को ही एक्सटेंड करना है। तो एक्सटेंड करना है, जैसे यहाँ पर देखिए विंडोज 7D दिखा रहा है, हमने इसको इस ड्राइव को सेलेक्ट किया, जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ओपन एक्सप्रो चेंज ड्राइव लेटर, हमें ड्राइव लेटर का नाम बदलना है तो बदल सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। देखिए चेंज ड्राइव लेटर पे क्लिक किया, ऐड बटन पे क्लिक करिए, किसी भी ड्राइव का आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो फिलहाल अभी देखेंगे इसको आगे हम। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पर आप देख रहे हो ओपन एक्सप्लोर मार्क पार्टीशन एज एक्टिव चेंज लाइव लेटर पैंट पाथ ड्राइव लेटर पैंट पाथ दिखा रहा है, फॉर्मेट दिखा रहा है। फॉर्मेट मतलब अगर कोड ड्राइव को फॉर्मेट करना है तो उसके लिए फॉर्मेट का यूज़, फॉर्मेट पर क्लिक करोगे। श्रिंक वॉल्यूम मतलब है अगर आपको नया पार्टीशन बनाना है, नया पार्टीशन बनाना है तो आप श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक करके नया पार्टीशन बना सकते हो। ठीक है, किसी पुराने पार्टीशन को हटाना है तो डिलीट वॉल्यूम पर क्लिक किया जा सकता है। जैसे कि हमें नया पार्टीशन बनाना है मान लेते हैं, तो राइट क्लिक करेंगे, श्रिंक वॉल्यूम पर जाएंगे, क्लिक करेंगे अगेन, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पूछ रहे हैं टोटल साइज बिफोर श्रिंक इन एमबी, टोटल साइज कितनी है वो दिखा रहा है। साइज ऑफ अवेलेबल श्रिंक स्पेस इन एमबी, कितने साइज़ का आपको पार्टीशन बनाना है नया वो दिखा रहा है 47,251 सॉरी। एंड उसके बाद आप श्रिंक बटन पे क्लिक कर दोगे। जैसे श्रिंक बटन पे क्लिक करोगे तो ये पार्टीशन यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये पार्टीशन चूँकि ऑलरेडी सिस्टम में बहुत ज़्यादा बना हुआ है इसलिए बनाने की नहीं देगा ये, ठीक है, तो नहीं देगा, इसलिए इसे को हम लोग कैंसिल करते हैं। बस आप श्रिंक बटन में जैसे भी आपको पार्टीशन बनाना होगा केवल श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करिएगा तो अभी यहाँ साइज वगैरह दिखाने लगता है, श्रिंक पर क्लिक कर देंगे, कैंसिल पर क्लिक कर दिया। फिलहाल अभी हमने आपको फिर से दिखा देते हैं कैसे पार्टीशन बनाना है। राइट क्लिक करते हैं, श्रिंक वॉल्यूम पर जाते हैं, अगेन क्लिक करेंगे, श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक किया। अब यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाता है, ठीक है। आपको इतने साइज़ के पार्टीशन बनाना है तो इस पार्टीशन को यहाँ पर साइज दोगे 47,222 दिखा रहा है। अगर कम करना तो कम कर सकते हो, हमने यहाँ पर 33,000 दे दिया, ठीक है। तो इस प्रकार आप 33,000 MB का पार्टीशन बना सकते हो। उसके बाद बनाने के लिए श्रिंक बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप श्रिंक बटन पर क्लिक करोगे तो पार्टीशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए फ्रेंड्स ये भी यहाँ पर है, हमने अगेन राइट क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 20.14 GB अनएलोकेटेड स्पेस है। हम चाह रहे हैं ये स्पेस इसके साथ में कंबाइंड हो जाए, यानी हमें इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करना है। अभी इसकी साइज़ 117 GB दिखा रहा है लगभग, है ना, तो हमें इसकी साइज़ को बढ़ाना है F ड्राइव में। तो साइज़ को अगर बढ़ाना है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इसके बगल में एक स्पेस बचा हुआ है तो हम लोग इसकी साइज़ को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे वो देखेंगे, एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग इसकी। तो पार्टीशन की साइज़ को एक्सटेंड किया जा सकता है। एक्सटेंड करने के लिए आप सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए मिलता है एक्सटेंड वैल्यू। देखिए एक्सटेंड वैल्यू पर जैसे हमने क्लिक किया तो एक्सटेंड वैल्यू विजार्ड नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है और इस डायलॉग बॉक्स में यहीं पर आ रहा नेक्स्ट बटन है, हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर बगल वाली मेन्यू साइज़ कितनी 20,625 MB दिखा रहा है। हमने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया, फिनिश। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया है। तो देखिए अभी तक जो 117 दिखा रहा था अब 131 दिखाने लगा है ना, यानी जो 20 MB का स्पेस था वो यहाँ पर आ गया है, 20 GB का, सॉरी 20 GB का स्पेस था वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार हम लोग ने एक्सटेंड कर दिया पार्टीशन को अपने, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स समझ में आ रहा है ये। तो इस प्रकार हम लोग पार्टीशन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। किसी भी पार्टीशन को हटाना है, रिमूव करना है, राइट क्लिक करिए, डिलीट पार्टीशन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कि इस पार्टीशन का मेरे को रिमूव करना है तो राइट क्लिक करना है, तो यहाँ क्या होता है डिलीट वैल्यूम। तो डिलीट वैल्यूम पर क्लिक कर दोगे तो ये जो पार्टीशन में जो भी डेटा होगा, इस ड्राइव में जो भी डेटा होगा वो भी लॉस हो जाएगा और ये डेटा भी लॉस हो जाता है और ड्राइव भी डिलीट हो जाएगी जब आप डिलीट वैल्यूम पर क्लिक करोगे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। फॉर्मेट मतलब ड्राइव को फॉर्मेट करना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। एक्शन मतलब पार्टीशन को बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए एक्सटेंड वैल्यूम का यूज़ करेंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्सटेंड वैल्यूम हाईलाइट नहीं है, कि एक्सटेंड वैल्यूम हाईलाइट इसलिए नहीं है क्योंकि इसी ड्राइव के बगल में राइट साइड में कोई भी एक्स्ट्रा अनएलोकेटेड स्पेस दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए एक्सटेंड वैल्यूम हाईलाइट नहीं है। ये चीज़ आप जरूर देखिएगा, अगर राइट साइड में कि ड्राइव में कुछ एक्स्ट्रा अनएलोकेटेड स्पेस है तभी एक्सटेंड वैल्यूम हाईलाइट होता है, अदरवाइज हाईलाइट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद डिलीट करना है डिलीट वैल्यूम, तो डिलीट वैल्यू पर क्लिक करते हैं तो डिलीट करने के लिए। और पार्टीशन बनाना है तो श्रिंक वैल्यूम का यूज़ करके हम लोग पार्टीशन को बना सकते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको करके भी दिखाया था, ठीक है।
इसी प्रकार अब आगे एक चीज़ देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स। जैसे कि अभी आपने देखा था, हमने डिस्क क्लीनअप का यूज़ किया था। क्लीनअप का यूज़ करने के लिए एक तरीका यहाँ पर भी देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में ही डिस्क क्लीनअप भी आ रहा है, हमने क्लिक कर दिया। तो जैसे हमने डिस्क क्लीनअप का पर क्लिक किया तो यहाँ देखिए दिखा रहा है डिस्क क्लीनअप। तो किस डिस्क को क्लीन करना है, सी ड्राइव जो भी हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। ठीक, तो जैसे कि हमें सी ड्राइव को क्लीन करना है, सी ड्राइव सेलेक्ट किया, ओके। तो जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर डिस्क क्लीनिंग के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पर टाइम ले रहा है, देखिए मैसेज भी दिखा रहा है, डिस्क क्लीनअप इज कैलकुलेटिंग हाउ मच स्पेस यू विल बी एबल टू फ्री ऑन सी, दिस मे टेक अ फ्यू मिनट्स टू कंप्लीट। यहाँ पर ये टाइम ले रहा है, तो टाइम लेने के बाद देखिए यहाँ पर दिखा रहा है डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स, टेम्प्रेरी इंटरनेट फाइल दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपको रिसाइकिल बिन में भी डेटा है उसको भी हटाना है तो आप सिलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद सेटअप लॉग फाइल्स को भी हटाना है तो सब पर आप क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये सभी टेम्प्रेरी फाइल्स क्रिएट हुआ है। यहाँ पर 6.36 GB दिखा रहा है, टेम्प्रेरी फाइल्स का है, तो आप सबको रिमूव कर सकते हो। सबको सेलेक्ट किया हमने यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमें सबको रिमूव करना है। और सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए ओके बटन पर क्लिक कर देना है। और फिलहाल अभी हमने ओके किया। क्लीन फाइल्स पर क्लिक हो गया था, इसलिए फिर से ये चेक करने लगा है। तो देखिए यहाँ पर साइज देखिए अभी इसकी कम हो गई थी, तो हमें सबको रिमूव करना है। सब पर क्लिक कर देते हैं। देखिए और भी जगह मिल गई यहाँ पर। अभी तक 6 जो दिखा रहा था साइज, अब उसकी साइज 7.36 हो गई है, तो हमें सबको रिमूव करना है। और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ दिखा रहा है श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल्स, डिलीट फाइल्स। द डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी इज क्लीनिंग अप अननेसेसरी फाइल, तो ये दिखाएगा कि रिमूव हो रहा है। फ्रेंड्स चूँकि टाइम यहाँ पर लेगा, क्योंकि फाइल भी बहुत ज़्यादा है जो डिलीट कर, हाँ एक और चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर एग्ज़ाम में एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के बारे में पूछता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में आप डिस्क मैनेजमेंट को डिफाइन कर सकते हो, कंप्यूटर मैनेजमेंट को डिफाइन कर सकते हो, डिस्क क्लीनअप को भी डिफाइन कर सकते हो, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन को भी डिफाइन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंतर्गत आती हैं। एग्ज़ाम में उधर क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स यूज इन कंप्यूटर सिस्टम, तो इन सभी का यूज़ आप वहाँ पर दिखा सकते हो।
देखिए यहाँ पर आपको दिखा भी कैसे मूव कर रहा है डिस्प्ले ना टेम्परेरी फाइल्स को, क्योंकि सिस्टम में बहुत ज़्यादा टेम्परेरी फाइल्स थी इसलिए टाइम लग रहा है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, अगर आपको डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का यूज़ करना है तो आप यहाँ पर देखोगे डिफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव भी दिखा रहा है। आप यहाँ पर क्लिक करके डिफ्रेगमेंट फीचर का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हो। फिलहाल अभी आपको डिस्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको डिफ्रेगमेंट करके भी दिखा देंगे। ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है फ्रेंड्स अभी। चलिए ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, ये अपना होता रहेगा, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, ठीक है। ये अपना प्रोसेस लगातार होता रहेगा, बाकी नेक्स्ट क्लास देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।